हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। करीब 6.5 दशक पहले जब ओपेक की स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में, तब दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने एक साथ आकर एक ऐसा कार्टेल बनाया जिसने दशकों तक ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस कार्टेल का एक महत्वपूर्ण सदस्य जिसने इस कार्टेल को 1967 में ज्वाइन किया था, उसने अब इस कार्टेल से अपने आप को अलग कर लिया है। भारत की दृष्टि से यूएई के इस कदम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे 90 लाख से अधिक लोग गल्फ में रहते हैं और हर साल करीब $50 बिलियन से ज़्यादा भारत भेजते हैं। इन सब पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना तय है, इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ओपेक और यूएई की सबसे पहले हम लोग भूमिका देखें, उसके पहले यह ज़रूरी है यह जानना कि ओपेक की पृष्ठभूमि क्या रही है। ओपेक क्या है यह जानना जरूरी है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना, जैसा मैंने बताया, सितंबर 1960 में बगदाद में एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। उद्देश्य था उस समय जो वेस्टर्न ऑयल मल्टीनेशनल कंपनीज, जिन्हें कि सेवन वेस्टर्न सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, और वे लोग तेल की कीमत का निर्धारण करने में उनकी भूमिका डोमिनेंट थी, उनका वर्चस्व था। और इस कार्टेल की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य उनके इस वर्चस्व को चुनौती देना था। 1967 में ओपेक का सदस्य यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनता है और लगभग 58 वर्षों के बाद उसने इस संगठन की सदस्यता छोड़ी है। यद्यपि यूएई के ओपेक छोड़ने की आशंका वर्षों से थी। ओपेक से किसी सदस्य देश का बाहर आना यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 2009 में इंडोनेशिया ने इससे अपने आप को अलग कर लिया था, परंतु 2016 में वह एक बार फिर से ओपेक का सदस्य हो गया। उसी प्रकार से 2018 में कतर ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया और उसने यह कारण दिया था कि वह प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कतर को लगाना चाहता है। साथियों, यूएई ओपेक का सदस्य होने के साथ ओपेक का चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। ओपेक के कुल उत्पादन का लगभग 11% यूएई का योगदान था। 2016 में जब ओपेक प्लस बना, जिसमें रसिया और अन्य नॉन ओपेक देश शामिल हुए, तब यूएई इस एक्सपेंडेड ग्रुपिंग में भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर बना। ओपेक प्लस दुनिया के कुल ऑयल प्रोडक्शन का लगभग 50% कंट्रोल करता है। यह पूछना स्वाभाविक है कि आखिर यूएई का ओपेक से अलग होना क्यों एक महत्वपूर्ण घटना है। यूएई का ओपेक से अलग होना सिर्फ एक देश का संगठन से अलग होना नहीं है, यह ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी दर्शाता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूएई ने आखिर ओपेक से बाहर आने का निर्णय क्यों लिया, और वह भी 58 वर्षों के बाद। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है प्रोडक्शन कोटा को लेकर के विवाद था। यूएई की एक्चुअल ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, पर ओपेक ने यूएई को केवल 3.1 मिलियन बैरल पर डे उत्पादन करने की अनुमति दी थी। यानी यूएई अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा था।
दूसरा कारण यूएई का इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, अर्थात आर्थिक विविधीकरण है। दोस्तों, यूएई ने बहुत स्मार्ट प्लानिंग की और आज यूएई के जीडीपी में तेल निर्यात का हिस्सा मात्र 30% से भी कम है और शेष 70% नॉन ऑयल सेक्टर से उसका रेवेन्यू आता है। इसमें टूरिज्म, फाइनेंस, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सम्मिलित है। दुबई अब प्रैक्टिकली एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन चुका है जो पूरी तरह से ऑयल पर निर्भर नहीं है। इसलिए यूएई के पास जितना तेल है उसे जितनी जल्दी हो सके वह मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है, क्योंकि यूएई को यह पता है कि विश्व अब धीरे धीरे रीन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है और अब फॉसिल फ्यूल का जमाना धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के चलते भविष्य में ऑयल डिमांड कम हो जाएगा। यही कारण है कि यूएई ओपेक के कोटा सिस्टम में बंद कर नहीं रहना चाहता है। और तीसरा कारण जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट से संबंधित है। यह सबसे इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर उनके आपसी मतभेद बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर यमन संघर्ष, सूडान की स्थिति और मोटे तौर पर गल्फ देशों की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के यूएई का अन्य खाड़ी देशों के साथ मतभेद बढ़ा है। इसके साथ ही यूएई का झुकाव भी हाल के वर्षों में यूएसए तथा इजराइल की तरफ बढ़ा है। अब्राहम एकॉर्ड जो कि 2020 में आया और उसके बाद यूएई और इजराइल के बीच जो संबंध सामान्य हुए हैं और साथ ही यूएस के साथ डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी स्थापित हुआ है, इसने यूएई को एक अलग जियोपॉलिटिकल ट्रैक पर ला करके खड़ा कर दिया है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन्हीं कारणों से यूएई ने ओपेक छोड़ने का मन बनाया? इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है, क्योंकि जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक विजन तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले होते ही हैं। चलिए अब हम तो देखें कि यूएई के इस निर्णय से विश्व बाजार में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहला प्रश्न तो क्या है कि क्या ओपेक कमजोर होगा? इस प्रश्न का जवाब यह है कि पिछले कुछ वर्षों से ओपेक लगातार कमजोर हो रहा है और यूएई के बाहर आने से ओपेक निश्चित तौर पर और कमजोर होगा। ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में ओपेक का शेयर 1970 के दशक में करीब 50% था, वह आज की तारीख में गिरकर करीब 1/3 हो गया है। नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स का शेयर विश्व तेल उत्पादन में 70% अभी है। ओपेक और भी कमजोर होगा क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर ओपेक की घटेगी। सऊदी अरेबिया अकेले ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। क्योंकि अब यूएई ओपेक से बाहर आ गया है तो वह फ्रीली प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर होगा। हालांकि यह कीमतों में बदलाव तुरंत नहीं शुरू होगा। ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है उसकी समाप्ति के बाद प्रत्येक देश ये तेल की कीमत जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। विभिन्न देशों ने भी ओपेक की आलोचना की है। पिछले बहुत समय से यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्टेल के ऊपर रिपिंग ऑफ द वर्ल्ड का आरोप लगाया है, जिसके कारण उनका मानना है कि ऑयल प्राइसेस को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है। वेस्ट एशिया से युद्ध के बीच यूएई का ओपेक को छोड़ना यह भी दर्शाता है कि वह वाशिंगटन के साथ ऑयल प्रोडक्शन और प्राइसेस पर एक ही पेज पर है। दूसरा, रूसों के अनुसार यूएई के ओपेक के बाहर आने के बाद ऑयल को लेकर प्राइस वार की संभावना है। ईरान वार के खत्म होने के बाद गल्फ प्रोड्यूसर्स अपने मार्केट शेयर को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ओपेक प्लस भी हो सकता है कि तेल उत्पादन को सीमित करने पर प्रश्न खड़ा करेगा।
मार्केट शेयर के लिए संघर्ष बड़े उत्पादकों ओपेक प्लस, यूएई और यूएस के बीच हो सकता है। इससे ऑयल प्राइसेस तेजी से नीचे गिरने की संभावना है। इस बदली हुई परिस्थिति में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का महत्व बढ़ेगा। इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का एसोसिएट मेंबर है। यह इंडिया के लिए एक अवसर भी प्रदान करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत पर यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव तो यह होगा कि ऑयल प्राइसेज में गिरावट की संभावना होगी। यूएई जैसे ही ओपेक से बाहर निकलता है, वह अपने प्रोडक्शन को 4.8 मिलियन पर डे तक बढ़ा सकता है, जो कि उसकी डेली प्रोडक्शन करने की क्षमता है। इससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत भी कम होगी। भारत के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है। प्रति वर्ष 100 से 120 बिलियन डॉलर ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। रुपए पर भी दबाव कम होगा और इस तरह से यह प्रत्यक्ष रूप से भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक सकारात्मक स्थिति होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? जरूरी नहीं है। यदि कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस फिर से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ता है, तो कीमतें फिर बढ़ सकती हैं, चढ़ सकती हैं। इसलिए यह एक कंडीशनल सकारात्मक स्थिति होगी। दूसरा, खाड़ी के देशों में इंडियन डायस्पोरा करीब 90 लाख की संख्या से भी ज़्यादा है। अकेले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही करीब 35 लाख भारतीय हैं। यदि यूएई की इकोनॉमी में कोई अस्थिरता आती है और उसका तेल राजस्व में अचानक बदलाव होता है, तो इन भारतीयों के जॉब पर असर पड़ सकता है। खाड़ी के देशों से रिमिटेंसेज आती हैं तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। हर साल गल्फ से करीब 50 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा भारत आता है। यह डायरेक्टली भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करता है। गल्फ में अस्थिरता का मतलब है लोअर रिमिटेंस, और लोअर रिमिटेंस का मतलब है भारत में आर्थिक दबाव। इसलिए गल्फ में अस्थिरता भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। तीसरा, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो परस्पर द्विपक्षीय संबंध हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। 2022 में भारत और यूएई के बीच एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। यह इंडिया का किसी अरब कंट्री के साथ पहला द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। यूएई के ओपेक से बाहर निकलने के बाद वह अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी अधिक स्वतंत्र हो सकता है। यह इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। हम यूएई के साथ अपनी पार्टनरशिप को और गहरा कर सकते हैं। I2U2 अर्थात इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ग्रुपिंग पहले से ही काम कर रही है। यूएई के ओपेक से बाहर आने के बाद इस ग्रुपिंग का स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बढ़ सकता है। और चौथा, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर भी रिकैलिब्रेट किया जा सकता है। भारत अपनी एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यूएई के ओपेक से बाहर आने के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक नए डायनेमिक्स बनेगी। भारत को इसका फायदा उठाना होगा। रसिया, यूएसए, अफ्रीका और यूएई से डायरेक्टली और बेहतर टर्म्स पर ऑयल खरीदने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी मजबूत करना होगा। अभी इंडिया के पास लगभग 9.5 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसे बढ़ाकर 30 से ज़्यादा दिन का बफर बनाना होगा। और पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रश्न है, यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20 से 21% तेल गुजरता है। भारत का भी एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। यूएई इस स्ट्रेट के मुहाने पर बैठा है। यदि यूएई की फॉरेन पॉलिसी अधिक एग्रेसिव या इंडिपेंडेंट हो जाए तो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी डायनेमिक्स बदल सकती है। भारत को इस एंगल से भी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को सोचना होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत के पास क्या ऑप्शन है इस बदली हुई परिस्थिति में। भारत के पास पहला ऑप्शन यह है कि भारत अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की ओर जो भारत बढ़ रहा है प्रोसेस में और तेजी लाई जाए। इंडिया की अपने ऑयल इंपोर्ट के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा, गल्फ पर निर्भरता कम करनी होगी, रसिया, यूएसए, ब्राज़ील, अफ्रीका से इंपोर्ट बढ़ाना होगा। दूसरा, यूएई के साथ बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करना होगा। ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई की डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज शिफ्ट हो सकती है। इंडिया को इस विंडो का फायदा उठाना होगा और कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सपैंड करना होगा, I2U2 को एक्टिव करना होगा और यूएई में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा को बेहतर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लानी होगी। यह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, पर जितनी जल्दी इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, उतना ही भारत का ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगा। नेशनल सोलर मिशन और पीएम कुसुम जैसी स्कीम को एग्रेसिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। और अंत में चौथा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मजबूत करना होगा। इंडिया ने विशाखापट्टनम, पदूर और मैंगलुरु में अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाया है, लेकिन इसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में इंडिया का बफर काम आ सके। इस तरह से स्पष्ट है कि यूएई का ओपेक से एग्जिट मल्टी डायमेंशनल इवेंट है, जहां एक तरफ यह भारत के लिए अवसर प्रदान करता है क्योंकि सस्ता तेल, मजबूत द्विपक्षीय संबंध यूएई के साथ और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का अवसर है यह, तो वहीं दूसरी तरफ जोखिम भी है, रिस्क भी है। गल्फ में जो भारतीय समुदाय रह रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है, रिमिटेंसेस पर असर पड़ सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा भी एक चिंता का विषय हो सकती है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि इसकी पहुँच बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह के विषयों पर हमारी एनालिसिस आप तक पहुंचती रहे। इस टॉपिक पर एक 1 पेजर स्टडी नोट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।